नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहा है इंडिया। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो वियतनाम से आ रही है। एक दर्दनाक ट्रेजेडी हुई है वहां पर। वियतनाम में नाव हादसा हुआ है। फुकोक द्वीप के पास एक नाव डूब गई है। इसमें 15 लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है। हादसे के बाद 21 लोग बचाए भी गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटक सवार थे, जिसमें से कुल 36 लोग थे और इसमें से 32 भारतीय टूरिस्ट थे। वियतनाम में भारतीय दूतावास अलर्ट पे है। प्रभावितों के लिए कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर्स भी देख सकते हैं। एक बड़ा वियतनाम हादसा हुआ है। वियतनाम में बहुत बड़ा नाव हादसा हुआ है, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है। जो कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी आपको बता दें। +8436281793 एक नंबर है। इस तरह के कई हेल्पलाइन नंबर्स लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास अलर्ट पर है। खूबसूरत वादियों और समंदर की सैर करने गए भारतीय पर्यटकों के लिए वियतनाम का फुकोक टापू मातम में बदल गया। एक तेज रफ्तार पर्यटक नाव अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। भारतीय पर्यटकों से भरी ये नाव समंदर में समा गई। एक झटके में खुशियों और मस्ती के बीच हाहाकार मच गया। जहां एंटरटेनमेंट का माहौल था, वहां मौत का मातम पसर गया। नाव में कुल 32 भारतीय पर्यटक और 4 स्थानीय क्रू मेंबर सवार थे। जैसे ही नाव हॉर्न में द्वीप से अंथोई पोर्ट के लिए रवाना हुई, तट से महज 400 मीटर पहले समंदर की खौफनाक लहरों ने इसे अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे के बाद खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। हताहत लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी दिख रही है। किसी भी शख्स के शरीर पर लाइफ जैकेट जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। सोचिए, इतनी ऊंची ऊंची लहरों के बीच सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। ये सवाल उठ रहा है, क्या किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी? आखिर क्यों नहीं पहनी थी? क्या प्रशासन ने गलती की या फिर लोगों ने जानबूझकर लाइफ जैकेट नहीं पहनी? और हम इसीलिए बहुत सी तस्वीरें आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीरें डराने वाली हैं। हादसे के तुरंत बाद वियतनाम में भारतीय दूतावास अलर्ट मोड पर आ गया है। भारत सरकार लगातार वियतनामी अधिकारियों के संपर्क में है। प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हो चिन मिन सिटी और हनोई में इमरजेंसी कंट्रोल रूम शुरू कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है वियतनाम में और बहुत बड़ा ये टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत सारे भारतीय जाते हैं। इस हादसे में भी 32 भारतीय सवार थे इस नाव पर। विशाल विवेक मेरे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। इस पर ट्रेजेडी जो इतनी बड़ी है, उसमें बहुत सारे लोग बचाए गए हैं, पर 15 मौत भी बताई जा रही है। विशाल, और क्या इसके ऊपर विस्तार जानकारी अब तक मिली है राहत और बचाव कार्य को लेकर? देखिए, ये जो बोट था वो करीब 36 लोगों के साथ जा रहा था और 400 मीटर अंदर जाते ही जो समुद्र में इसके ऊपर वेव्स क्रैश कर गए या क्या रीजन की वजह से ये पलट गया बोट, ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। लेकिन 36 में से करीब 32 लोग जो थे वो भारतीय मूल के ही थे। तो ज्यादातर लोग जो क्षति पहुंची है वो भारतीय मूल के ही हैं। तो उनके डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये भी इंडियन एम्बेसी जो वियतनाम में है वो उन्होंने बताया कि वो कांटेक्ट में है लोगों के, जो फैमिलीज जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये देखना होगा क्या रीजन थी। जैसा हमने अपने खास रिपोर्ट में भी बताया कि जैकेट नहीं पहन रखा था, लाइफ जैकेट लोगों ने। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि वियतनाम जो है काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है और इंडियंस के लिए खास करके बहुत ज्यादा पॉपुलर है। थाईलैंड के बाद वियतनाम शायद एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंडियंस के लिए। तो इतनी सारी लोगों के आने के बावजूद भी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, क्या वो उसमें कुछ कमी थी? ये सारे सवालों के जवाब हमें कुछ वेट करने होगा, तभी हमें पता चलेगा कि रीजन क्या था। बिल्कुल, यहाँ पे किस तरह की कोताही हुई, क्या सुरक्षा प्रिकॉशंस जो थे वो नहीं लिए गए, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। इस बीच राहत का काम, बचाव का काम भी चल रहा है। धन्यवाद आपका विशाल, और खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश के दतिया जिले से, जहां पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। नेशनल हाईवे 44 पर उनके समर्थकों ने हंगामा मचा दिया है और सड़क जाम कर दी है। कई किलोमीटर लंबा जाम यहां लगा है। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो रही है। जो कुछ हो रहा है उसने राज्य की सियासत में नए समीकरण के संकेत देने शुरू कर दिए हैं।
नेता के लिए लड़ रहे हैं, अपने नेता के लिए टिकट वापसी के लिए लड़ रहे हैं। दतिया के पब्लिक की, व्यापारियों की, महिलाओं की, सर्व समाज की ये मांग है कि दादा को यहाँ से जिस व्यक्ति ने मेहनत की है लगातार 2008 से दतिया में आकर, तो क्या उसका हक नहीं मिलता? दतिया में संग्राम, हाईवे जाम। टिकट कटने पर मचा बवाल। पथराव और आंसू गैस के गोले। नरोत्तम के समर्थकों का फूटा गुस्सा। दतिया में सियासी भूचाल। मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान क्या हुआ, जैसे बवाल ही मच गया। गुस्सा, आक्रोश और अपनों के ही खिलाफ सड़क पर उतरा समर्थकों का ये हुजूम। ये तस्वीरें गवाह हैं दतिया के उस सियासी भूचाल की, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थक आपा खो बैठे। ये तस्वीरें देखिए जो शुक्रवार रात की है, जब दतिया झांसी हाईवे कुछ इस तरह से चक्का जाम हो गया। सड़कों पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के इस हुजूम को देखिए। नारेबाजी करती ये भीड़ जो नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से नाराज है। कुछ इस तरह से लोग सड़कों पर बैठ गए और रास्ते को ब्लॉक कर दिया। दतिया हमेशा विकास के साथ रहा है, नरोत्तम मिश्रा के साथ रहा है। अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देंगे तो भाजपा को 100 वोट भी नहीं मिलेंगे दतिया में। दतिया मतलब नरोत्तम मिश्रा, भाजपा मतलब नरोत्तम मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन ने जो 16 किया है दिल्ली में बैठकर, वो 16 कैंसिल करना पड़ेगा और दतिया की आम जनता इधर मर जाएगी, मिट जाएगी, डूबे जाएगी। से पूछो उनके ऊपर क्या गुजर रही है। दादा उनके लिए और वो दादा के लिए है। नरोत्तम मिश्रा शहर में भी आतंक हो सकता है, आपको ये नहीं बता सकते कितना आतंक होगा। दरअसल शुक्रवार शाम को जैसे ही बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को दतिया उपचुनाव का आधिकारिक उम्मीदवार बनाया, वैसे ही सालों से इस इलाके में सक्रिय नरोत्तम मिश्रा के खेमे में सन्नाटा पसर गया। ये सन्नाटा चंद मिनटों में सड़क पर बवाल में बदल गया। नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने की मांग को लेकर हजारों कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 44 को ब्लॉक कर दिया। करीब 11 से 12 घंटे तक चले इस जाम की वजह से दतिया, ग्वालियर, झांसी और शिवपुरी के इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए। बात सिर्फ नारेबाजी और जाम तक ही सीमित नहीं रही। जब पुलिस ने हाईवे को खाली कराने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। समर्थकों ने खाकी पर ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, जिससे दतिया एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये देखिए कैसे कार्यकर्ताओं ने वाहनों को तबाह कर दिया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, भारी नुकसान किया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को हिरासत में लिया गया। मेरे ठीक सामने आप भाजपा का
जिला कार्यालय देख पाएंगे, जिसको पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं है और अंदर की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अंदर ढेर सारे भाजपा कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। जो भाजपा कार्यालय है उसके अंदर उनको बंद कर दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कार्यकर्ता ऐसा ना करें, तोड़फोड़ ना करें, अपनी बात अलग तरह से रखनी होती है, इस तरह से नहीं। ये पार्टी का निर्णय है और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती। दतिया में हंगामे के बाद भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। पूरे उपद्रव को शांत करने में जुटे हुए हैं और सुबह जैसे ही यातायात व्यवस्था सुचारू हुई है, आप देख पाएंगे कि पूरी रात मेहनत करने के बाद ये पुलिसकर्मी अब थोड़ा आराम करते दिखाई दे रहे हैं। रात की नींद पूरी नहीं हो सकी, पूरी रात सड़कों पर संघर्ष करते दिखाए ये पुलिसकर्मी। उन सबके बीच कुछ मिनटों के लिए ये अपनी नींद पूरी करने में लगे हुए हैं। QRF के ये जवान लगातार पूरी रात दतिया के ग्वालियर दिल्ली हाईवे पर तैनात रहे। साथ ही दतिया में बीजेपी कार्यालय के बाहर भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना भारी पुलिस बल यहाँ लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर। यहाँ पे जो समर्थक थे वो कल से यहाँ पर जाम लगाए हुए थे। उन्होंने सुबह तड़के पथराव, प्रशासन का कहना है कि पथराव किया। ये देखिए पथराव, आप देखिए किस तरीके से पथराव हुआ है। ये जो बैरिकेडिंग है हाईवे किनारे की लगी हुई थी, इसको समर्थकों की धक्का मुक्की की वजह से ये टूट गई है। पूरी तरीके से ये टूटी पड़ी हुई है, कहीं पत्थर बिखरे पड़े हैं तो कहीं कार्यकर्ताओं का कहना है। आप ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय है। कार्यालय की छत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, उन्होंने डेरा जमा रखा है। कल हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। कल हम लोग रात को रामधूम चल रही थी, पुलिस ने हम पे लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़ा। हमारी सरकार हम ही पे लट्टे चला रही है। वाह यार, पहले तो टिकट करवा लिया, ये तो बहुत गलत हो रहा है। इसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इस बवाल का सबसे बड़ा झटका संगठन को लगा है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत कई स्थानीय पदाधिकारियों और पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा सौंपकर केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को कार्यकर्ताओं का अपमान करार दिया है। नेता के लिए लड़ रहे हैं, अपने नेता के लिए टिकट वापसी के लिए लड़ रहे हैं। दतिया के पब्लिक की, व्यापारियों की, महिलाओं की, सर्व समाज की ये मांग है कि दादा को यहाँ से जिस व्यक्ति ने मेहनत की है लगातार 2008 से दतिया में आकर, क्या उसका हक नहीं बनता? इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता इमरान मसूदी ने तंज कसते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस पूरे चीज को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार वहाँ पे प्रदर्शन भी हो रहे हैं, NHA जो है उसको ब्लॉकेज कर दिया गया और तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नाराज संगठन के इस भारी दबाव के आगे आला कमान घुटने टेकेगा या फिर दतिया के इस रण में बीजेपी को अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और मेरठ में एक युवती की संदिग्ध मौत के बाद इंसाफ की मांग हो रही थी, लेकिन उस इंसाफ की मांग में कानून के एक थप्पड़ ने इस तरह का हंगामा मचाया है जिसने सियासत के सुरमाओं को एक्टिव कर दिया है। पीड़ित परिवार की चीख अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में गूंज रही है। अखिलेश यादव का PDA कार्ड, चंद्रशेखर रावण की हुंकार, मायावती का चुनावी स्टंट वाला पलटवार और कांग्रेस की लामबंदी। आखिर इस सियासत के मायने क्या हैं? ये साथ
एक छात्रा को इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरी भीड़ और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बात परिवार को इंसाफ दिलाने के दायरों को तोड़कर सियासी गलियारों तक पहुंच गई। परिवार की आवाज पर सियासी धुनें भारी होती दिखाई दे रही है। उबल रही सियासत की एक तस्वीर आपको दिखाएं। उससे पहले इस पूरे मामले में एसएसपी के थप्पड़ कांड के बाद उनको मिली धमकी के बारे में भी जान ली। कलेक्ट्रेट पर हुए प्रदर्शन के बाद एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे के पीआरओ रमाकांत पचौरी को एक कथित धमकी भरा कॉल मिलने का मामला सामने आया। एक बार मेरी अकेले में करवा दीजिए इनसे, खुले मैदान में करा दो। हैं? मैं भी एडवोकेट बोल रहा हूँ, मेरी इनसे अकेले में गाड़ी में बंद करवा दीजिए, बाहर से कुंडी लगा दीजिए और मैं और वो कप्तान साहब। कथित धमकी भरा ऑडियो सामने आया तो एसएसपी अविनाश पांडे भी सामने आए। आरोपों और विरोध के बीच एसएसपी अविनाश पांडे ने भी खुलकर वार किया। उन्होंने लोगों से ऐसी अपील कर दी जिससे सियासत और गर्म। जो लोग वर्दी की गरिमा को या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कानूनी जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो संविधान सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और आखिरी में मैं आपके माध्यम से एक अपील ये अवश्य करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो आगामी जो वृक्षारोपण महोत्सव है उसमें एक पेड़ लगाएं, अपने आसपास पॉलीथीन न फैलाएं। और जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज़ करें, ना कि किसी जाति विशेष की बात करने में या कानून व्यवस्था खराब करने वाले अपराधियों का साथ देने में इसमें अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। इस पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो 1000 पेड़ लगाएंगे, लेकिन उन पेड़ों की छांव में कौन बैठेगा इसका फैसला जनता करेगी। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने पीड़ित परिवार को इंसाफ की मांग के साथ सड़क पर जिस तरह से नारे लगवाए थे उस पर बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने चंद्रशेखर के अलावा इस पर हो रहे प्रदर्शनों को सियासी हथकंडा बता दिया। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने काशीराम को अपना मार्गदर्शक बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसको लेकर काशीराम का एक वीडियो भी ट्वीट किया। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आज मुलाकात की। ये उसी मुलाकात के समय की तस्वीरें हैं जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव हैं तो उनके सामने पीड़ित परिवार है जिसे वो ढांढस बंधा रहे हैं। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने इस पूरे मसले पर यूपी सरकार और मेरठ प्रशासन पर निशाना साधा और इस संवेदनशील मुद्दे पर भी पीडीए कार्ड चलने में देर नहीं लगाई। उन्होंने एक्स पर लिखा, जब वो खुद बेलगाम है, जिसके हाथ में लगाम है, तो फिर उनका क्या जो उनके दरबार में दरबान है। जनता पर अन्याय हो रहा है। जिस पुलिस से न्याय की उम्मीद होती है उनके ही उच्चाधिकारी अन्याय अहंकार के अनवरत झापड़ आम जनता के गाल पर मार रहे हैं। पीडीए अब सहेगा नहीं, कहेगा। जनता भाजपाइयों का भाषण सुनने के मूड में नहीं। कुल मिलाकर संवेदनशील मुद्दा प्रशासनिक विफलता से बाहर निकलकर सियासी गलियारों में अहम टॉपिक बन गया। ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ सरकार से लेकर प्रशासन पर निशाना साधा। एक दलित बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ है और हम सब, चाहे वो दलित की हो चाहे किसी की भी बच्ची हो, हम तो उसके साथ खड़े हुए हैं। उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूं कि क्योंकि हम लोग कांग्रेस के लोग गए थे, आज अगर टाइम इन्होंने इजाजत दी तो आज होकर जाऊंगा मैं भी। आप मुलाकात करेंगे परिवार? जी मैं जाऊंगा। सवाल ये उठता है, आखिर एक संवेदनशील मुद्दे को दलितों के मुद्दे के रूप में क्यों उभारा जा रहा है? तो इसके पीछे 2027 के चुनावों में दलितों के वोट की अहमियत, जो किसी भी चुनाव का रुख पलटने में सक्षम है। और अब खबर ईरान से। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान आया है। मुज्तबा खमेनेई ने कहा है कि अपराधियों से बदला लेकर रहेंगे। बदला देश की सबसे बड़ी मांग है। बदले का मिशन पूरा होकर रहेगा। अपराधियों की लंबी लिस्ट तैयार है। अपराधी चैन की मौत नहीं मरेंगे। शहीद को दी गई अंतिम विदाई, शहीद की सीख पर चलने का संकल्प दुनिया भर के लोग बदला लेंगे।
आयतुल्लाह खमेनेई को जब आखिरी विदाई दे दी गई, उसके बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनेई ने ऐलान किया है कि वो बदला लेकर रहेंगे दुश्मन से। इस पहले आपको याद दिला दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान दिया है और कहा था कि ईरान पर मिसाइलें तनी हुई हैं। उन्होंने सेना से कह दिया था कि अगर उनकी हत्या होती है तो ईरान को तबाह कर दे। लेकिन इस बीच बड़ा बयान मुज्तबा खमेनेई का, जहां वो कह रहे हैं कि बदला लेकर रहेंगे, दुश्मन चैन की मौत नहीं मर सकेंगे। नोएडा में एक और हादसा, पहले युवराज और अब आर्यन। नोएडा में प्रशासन की लापरवाही ने फिर से एक नौजवान युवक, एक इंजीनियर की जान ले ली है। घटना नोएडा के सेक्टर 57 की है, जहां पर आर्यन नाम का युवक अपने ऑफिस जा रहा था और उसी वक्त वो खुले नाले में गिर गया और आशंका है कि नाले में गिरने के बाद उसे करंट भी लगा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये चमचमाते नोएडा का सबसे डरा देने वाला सच है। पहले युवराज, अब आर्यन। दोनों युवा और दोनों ही नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। पहले युवराज की जान चली गई, अब आर्यन की मौत। आर्यन नाम का वो युवा इंजीनियर अपने ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने उसे मार डाला, उसकी जान ले ली। नोएडा प्रशासन की इस जानलेवा लापरवाही का ये जीता जागता सीसीटीवी सबूत है। यहाँ देखिए, ये युवक छाता लेकर भरे हुए पानी से बचने के लिए किनारे से निकल रहा है। वो आगे बढ़ा और फिर नीचे गिर गया, नाले में समा गया। आर्यन को बचाने के लिए एक युवक आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल तेजी से पलटकर भागा। ऐसा लगा मानो पानी छूते ही उसे तेज करंट लगा और उसकी वजह से वो पीछे भागा। सीसीटीवी को देखकर ऐसा लग रहा है कि आर्यन गड्ढे में डूब गए और दूसरा युवक जब उसे बचाने पहुंचा तो उसे करंट लगा और इसीलिए वो उल्टे पैर वापस भागा। इसका मतलब ये हुआ कि नाले में गिरने के बाद आर्यन को करंट भी लगा और इसी से उसकी जान चली। हमारे संवाददाता आकिल जमील ने घटना स्थल पर जाकर पूरी पड़ताल की कि क्या आर्यन की मौत नाले में गिरने से हुई या फिर करंट ने उसकी जान ले ली। ये जो जगह है, ये नाले के ऊपर जहाँ पर अभी रख दिया गया, स्लैब रख दिया गया, ये जगह खुली हुई थी और उस वक्त उस शख्स को, जिसका नाम आर्यन है, 28 वर्षीय आर्यन है, उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर नाला खुला हुआ है। और जब वो यहाँ से क्रॉस करता है तो यहाँ पर जो एक बिजली का खंभा है, इसमें एक वायर लगा था जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद देखें आप, उससे टकराता है वो और नाले में गिर जाता है। अनकॉन्शियस कंडीशन में जो है, लोग आसपास के जो ऑफिस वाले हैं, दफ्तर में काम करने वाले हैं, उसे लेकर के जो है अस्पताल पहुंचते हैं यहाँ से सेक्टर 39 की तरफ, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर, लेकिन डॉक्टर्स जो है उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ये देखिए, इस नाले की गहराई ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 फीट होगी। ऐसे गड्ढे में गिरकर डूबने से किसी की मौत नहीं हो सकती। हमने देखा उसी के बगल में बिजली का पोल है। ऐसे में माना जा रहा है कि पोल में करंट उतर रहा था, जो उस समय इस जगह पर पानी में भी फैल रहा होगा और उसी से आर्यन की जान चली गई। ये हम बाहर निकले तो नाली में पड़ा हुआ था, डूबा हुआ था पूरा। इसी A3 में काम करते हैं? इसी में काम करते हैं। अच्छा। हाँ, तो डूबा हुआ था। उसके बाद फिर 2-4 आदमी आए हमारी कंपनी, तो निकलवाए उसको, तो यहाँ पे रखे गए थे। उसको बाहर निकाल के रख दिया गया था? हाँ, बाहर निकाल के रखे थे हम लोग। ओपन था ये वाला? हाँ, ये पूरा खोला हुआ था। ये सब कुछ हुआ करीब 9 बजे की सुबह। 27 साल का आर्यन, जो एक इन्वर्टर कंपनी में फिलहाल सुपरवाइजर का काम करता था, जानकारी के मुताबिक 6 दिन पहले ही उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर बीटेक पूरा हुआ था। घर में नई उम्मीदों की खुशियां थी, लेकिन अथॉरिटी और प्रशासन की लापरवाही ने एक परिवार के इकलौते बेटे की जान ले ली। अब तक नोएडा प्रशासन का आर्यन की मौत पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन आर्यन की मौत पर की गई लापरवाही को ढकने का काम तुरंत शुरू हो गया। उस जगह पर हादसे के तुरंत बाद ढक्कन रखवा दिए गए, उन्हें ढक दिया गया। आसपास के दूसरे हिस्सों में भी नाले ढके जाने लगे ताकि आगे से कोई सवाल न उठा सके।
काश ये काम पहले करा लिया होता तो शायद आर्यन बच जाता। आखिर पहले ये काम क्यों नहीं किया गया? क्या आर्यन की मौत का इंतजार किया जा रहा था? जो स्लैब, बड़े बड़े स्लैब्स के जो स्लैब्स हैं, इनको उठा करके नाला को ढकने का काम अब किया जा रहा है। दिखाइए जरा ये विजुअल्स, दिखाइए ज़रा सा ये विजुअल्स देखिए आप। इसको अगर ये पहले अगर अंजाम दे लिया गया होता तो शायद 27 साल नौजवान एक इंजीनियर हमारे बीच में ज़िंदा होता, जो कि घर में अकेला कमाने वाला था। तो ये कहीं ना कहीं 2 डिपार्टमेंट की आप कह लें कोताही थी, जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा होता है। ये सब उस नोएडा में हो रहा है जो पूरे देश के चुनिंदा टॉप 5 सबसे अमीर नागरिक प्राधिकरणों में गिना जाता है, जिसका सालाना बजट 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। सिर्फ साफ सफाई का बजट ही 2,000 करोड़ से अधिक है। उस नोएडा में कभी गड्ढे में गिरकर तो कभी खुले नाले में गिरकर लोगों की मौत हो जाती है। आखिर क्यों नहीं इसे प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुई हत्या माना जाए? क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? क्या उस बिजली विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए जिसकी लापरवाही ने आर्यन की जान ले ली? जिम्मेदारियों पर सवाल और भी हैं जिनके जवाब जरूर पूछे जाने चाहिए, ताकि फिर कोई युवराज और आर्यन इस तरह प्रशासनिक नाकामियों और लापरवाहियों के चलते जान न गंवाए। आकिल जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये था नोएडा का हाल। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की खबर पे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक ऐसी रेड पड़ी है जिसने पूरे शहर को चौंका दिया है। 90 के दशक के डॉन और मिटमिटा इलाके में कभी खौफ का पर्याय माने जाने वाले बाबा फरजान के घर पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है और बंगले से करोड़ों रुपए की नकदी, सोना, चांदी और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आखिर बाबा फरजान के बंगले में करोड़ों का कैश कहां से आया, देखिए। 90 के दशक का डॉन बाबा फरजान, करोड़ों का कैश और हथियारों का जखीरा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के पडेगांव इलाके में अचानक पुलिस और क्राइम ब्रांच की गाड़ियों का काफिला पहुंचा। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और पुलिस के निशाने पर था उस डॉन का घर जिसका 90 के दशक में पूरे इलाके में खौफ था और जिसका नाम था बाबा फरजान। महाराष्ट्र पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जैसे ही घर की तलाशी शुरू करती है, हैरान करने वाला मंजर सामने आता है। बाबा फरजान के बंगले में करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद हुए। कैश इतना ज्यादा था कि मौके पर 5 करेंसी काउंटिंग मशीनों को बुलवाना पड़ा। इधर कई घंटों तक नोटों की गिनती चलती रही। दूसरी तरफ पुलिस टीम बंगले के हर हिस्से की तलाशी लेती रही। जांच एजेंसियों ने कई दस्तावेज, रिकॉर्ड और अन्य सामग्रियों को भी अपने कब्जे में लिया है, जिनकी पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा तलाशी के दौरान पुलिस को हथियारों का बड़ा जखीरा भी मिला है। पुलिस को बाबा फरजान के इस ठिकाने से 2 पिस्टल, 4 राइफल, 1 तलवार, 17 चाकू, 6,350 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 632 कारतूस, 7.65 mm के 1878 और .22 के 3840 कारतूस मिले हैं। कारतूसों की कीमत ही करीब 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि इन हथियारों के लाइसेंस वैध हैं भी या नहीं और इनका इस्तेमाल किन गतिविधियों में होने वाला था। क्राइम ब्रांच की टीम की जांच अब बाबा फरजान के फाइनेंशियल नेटवर्क तक पहुंच चुकी है। बैंक खातों, लेन देन, चल अचल संपत्तियों और संभावित बेनामी संपत्तियों की जांच हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर करोड़ों रुपए की इस नकदी का सोर्स क्या है? क्या ये वैध कमाई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? पुलिस को इस बात की जानकारी भी लगी है कि बाबा फरजान का नाम छत्रपति संभाजी नगर की अपराध जगत की दुनिया में नया नहीं है। 1990 के दशक में मिटमिटा इलाके में उसका खासा दबदबा बताया जाता है। स्थानीय स्तर पर उसका नाम खौफ और विवादों से जुड़ा रहा है। ऐसे में अब कई दशकों के बाद जब उसके बंगले पर रेड पड़ी तो एक बार फिर पुराना नेटवर्क और कथित साम्राज्य चर्चा के केंद्र में आ गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस बरामदगी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है या फिर कोई अंडरग्राउंड साजिश रची जा रही थी। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार इन दिनों सुर्खियों में हैं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात ने महाराष्ट्र सहित देश में एक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। इस मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शरद पवार एनडीए का हिस्सा होंगे, क्या वो शिंदे के बाद पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं या फिर ये सब एक मुलाकात ही रह जाएगी। एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार। आपने संजय राउत का ये बयान सुना, अब इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था वो भी सुन लीजिए। एकनाथ शिंदे इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये हम मानते। जब अजित पवार ने पवार सबकी पार्टी तोड़ी तो भी हमें इतना ही दिल को हमारे चोट लगी। ऐसे लोगों को हमारे जैसे लोगों ने जो राजनीति में है प्रतिष्ठा नहीं देनी। पहले राजनीति के कद्दावर नेता को गद्दार कहना और फिर उसे महान बताना, ये कैसी बेचैनी है? क्यों उद्धव गुट के शिवसेना शरद पवार को लेकर पहले तल्खी दिखाती है और फिर अचानक नरम पड़ जाती है? इसको समझने के लिए आपको इसकी पूरी पटकथा समझनी होगी। दरअसल हाल ही में शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से उनके ऑफिस में मुलाकात की थी। इस मुलाकात की खबर जैसे ही आई, शिवसेना आग बबूला हो गई और फिर धड़ाधड़ शरद पवार पर हमला शुरू हो गया। तो कल कोई भी गद्दारी करेगा और हम बड़े नेता जाकर उनके घर में चाय पियेंगे तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे? मैं कार्यकर्ताओं के भावना के बारे में बोल रहा था कि कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता। इधर शिवसेना शरद पवार हमला कर रही थी, उधर शरद पवार लगातार महाराष्ट्र सरकार की सराहना में लगे हैं। पवार ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के उस फैसले की जमकर तारीफ कर दी। संभाजीनगर में क्राइम ब्रांच का छापा, कथित डॉन के बंगले पर छापेमारी मामले में महाराष्ट्र एटीएस की एंट्री। बंगले से मिले घातक हथियार, कारतूस, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हथियारों का एक बड़ा जखीरा मिलने से हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क। देश विरोधी कनेक्शन की जांच करेगी एटीएस। आपराधिक साजिश के एंगल से भी जांच।